गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके एक सीरीज प्रारंभ किए हैं। और यह सीरीज विशेष तौर पर स्पेस या हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी का है। और इसी का आज सेकेंड एपिसोड है, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सब सीरीजों का अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आशा है कि आप लोग होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो चलिए आज की सीरीज हम प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन से सिद्धांत हैं जिनको जानना आवश्यक है, और इसमें से सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में तीन सिद्धांत काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, जबकि इसमें सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं प्रचलित है या सबसे ज्यादा जिसको मान्यता प्राप्त है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक कह सकते हैं विश्वसनीय है, वह है महाविस्फोट सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं बिग बैंग की थियरी। क्या कहते हैं? बिग बैंग की थियरी, जिसका प्रतिपादन किया गया था जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा। कब किया गया है? तो 1966-67 में इसका प्रतिपादन किया गया था। जबकि इससे पूर्व की जो थियरी थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, वह सतत सृष्टि का सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट की थियरी। और इस थियरी का प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी द्वारा 1950 में किया गया था। इसी प्रकार एक है पल्सेटिंग यूनिवर्स की थियरी, जिसको कहते हैं दोलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे डॉक्टर एलन संडेजा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी किसकी है? तो डॉक्टर एलन संडेजा की है। स्टडी स्टेट थियरी किसकी है? तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी की है। बिग बैंग थियरी किसकी है? तो जॉर्ज लेमेंतियर महोदय की है। और इसी में से अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं। इसकी चर्चा वैसे हम प्रीवियस एपिसोड में किए भी थे, लेकिन फिर से इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने कहा था जो स्टीफन हॉकिंस है, इन्हीं के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ये बताया गया है कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। लेकिन नवीनतम खोजों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो एक मटर के दाने से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व में जो हमें स्वरूप देखने को मिलता है, यह एक मटर के दाने के समान पिंड से ही हुआ है। और उसी को कहते हैं सिंगुलैरिटी पॉइंट, विलक्षणता का बिंदु। क्या कहते हैं? जो एक मटर के दाने से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसी को कहते हैं विलक्षणता का बिंदु। क्या कहते हैं? विलक्षणता का बिंदु। और यही विलक्षणता का बिंदु कहलाता है सिंगुलैरिटी पॉइंट। क्या कहलाता है? सिंगुलैरिटी पॉइंट। चलिए, यहां पर विलक्षणता होना चाहिए। विलक्षण, ठीक। चलिए, तो यहां पर सबसे पहला सिद्धांत जो है महाविस्फोट का सिद्धांत है। महाविस्फोट के सिद्धांत का हमने जैसा डिस्कशन किया कि इसका प्रतिपादन किया गया था डॉक्टर एलन संडेजा जी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिपादन किया गया है जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, वह अवस्था जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 15 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था, और अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे ब्रह्मांड का विस्फोट या कॉस्मिक एक्सप्लोजन या बिग बैंग की उपमा दी गई है। इसके साथ ही समय, स्थान और वस्तु की व्युत्पत्ति होती है। इसका तात्पर्य है कि बिग बैंग की थियरी की पहले ना तो किसी प्रकार का कोई समय था, और ना तो कोई स्थान था, और ना तो कोई वस्तु थी। क्योंकि जब सब कुछ एक ही बिंदु पर केंद्रित था, तो ऐसे में समय की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि समय एक दूसरे के सापेक्ष ही होता है, और स्थान भी सापेक्षिक ही होता है।
जब सब कुछ एक ही स्थान पर है तो फिर स्थान अर्थात दो स्थानों के मध्य स्पेस की भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और जब सब कुछ एक ही केंद्र बिंदु में था तो फिर वस्तु भी नहीं थी। इसका तात्पर्य है कि बिग बैंग थियरी के पहले या बिग बैंग विस्फोट से पूर्व ना तो समय था, ना तो स्थान था और ना तो वस्तु थी। इन तीनों की उत्पत्ति बिग बैंग के साथ ही हुआ है। फिर यहां पर ध्यान रखना है कि विस्फोट के अत्यल्प समय में ही, जब विस्फोट हुआ है इसके अत्यल्प समय में ही बिंदु का जो विस्तार है, यह बिंदु जो है विस्तृत होकर के वॉलीबॉल के आकार का हो गया, अर्थात इसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया, वॉलीबॉल के शेप का हो गया, लेकिन बहुत अल्प समय में हुआ है, जो बाद में एक आग के गोले के सदृश हो गया। अर्थात कुछ ही समय में इसका आकार बहुत बड़े गोले के आकार में हो गया, जिसका अर्धव्यास लगभग 10 अरब मील था। अर्थात कुछ ही समय व्यतीत हुआ, अत्यंत अल्प समय में इसका आकार वॉलीबॉल के समान हुआ है और उसके कुछ ही क्षण पश्चात ही इसका आकार लगभग 10 अरब मील के समान हो गया, अर्थात काफी विशाल हो गया। और अग्निबॉल की अवस्था के पश्चात, क्या अग्निबॉल की अवस्था के पश्चात अर्थात फर्स्ट स्टेज तो हुआ विस्फोट, सेकेंड स्टेज हुआ कि वॉलीबॉल, थर्ड स्टेज हुआ एक फायरबॉल आग का गोला, और थर्ड स्टेज है कि अग्निबॉल की अवस्था के पश्चात जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकेंड की हुई। अर्थात यह जो वॉलीबॉल है या जो समय स्थान वस्तु है या आग का गोला है, यह सब घटना 1 सेकेंड से कम समय में ही संपन्न हो गया। तो वही कह रहा है कि जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकेंड की हुई और उसका ताप कुछ कम हुआ तो मूल कणों अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल्स तथा प्रति कणों की उत्पत्ति हुई है। इसका तात्पर्य है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो भी पॉजिट्रॉन हैं, ये सब जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, टोटल अगर फंडामेंटल पार्टिकल की बात किया जाए तो टोटल है 18 फंडामेंटल पार्टिकल। कितने हैं? 18 फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी कल्पना की जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जब 1 सेकेंड ब्रह्मांड की आयु हुई तब जाकर के ये फंडामेंटल पार्टिकल और प्रतिकणों की उत्पत्ति हुई है, जो आगे चल करके यही फंडामेंटल पार्टिकल किसका निर्माण करते हैं? एटम का निर्माण करते हैं। और बाद में यही एटम फिर जाकर के किसी ना किसी कह सकते हैं अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि विस्फोट के 1 मिनट बाद ब्रह्मांड और भी विस्तृत हो गया, अर्थात लगातार इसका आकार बढ़ता गया और एक बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर, जिसको कहते हैं जाइंट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, हो गया। और परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन नाभिक से इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिक बने। इसका तात्पर्य कि संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई कब? जब ब्रह्मांड की आयु लगभग 1 मिनट की हो गई उसके पश्चात। फिर यहां पर है कुछ 100,000 वर्ष के पश्चात पदार्थ जब विकिरण का चमकीला सम्मिश्रण होकर फैल गया तो यहां पर कुछ अरब वर्ष पश्चात हाइड्रोजन एवं हीलियम के बाद संकुचित होकर आकाश गंगाओं एवं तारों का निर्माण करने लगे। तो यही जो हीलियम, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले आपके फंडामेंटल पार्टिकल बनेंगे, सबसे पहले तो समय हुआ, स्थान हुआ और मटेरियल की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात फायरबॉल के आकार का हुआ, फिर एक आग मतलब कह सकते हैं वॉलीबॉल का आकार हुआ, फायरबॉल हुआ, और एक जब सेकेंड हो गया तो फंडामेंटल पार्टिकल हुए। और ये फंडामेंटल पार्टिकल बाद में चल करके अलग अलग प्रकार के एटम का फॉर्मेशन करते हैं और उसी में हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब बनते हैं। तो वही बात है कि यहाँ पर यही जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये आपस में संलयित होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर के हीलियम का नाभिक बनाते हैं और यही कालक्रम में चल करके आकाश गंगाओं एवं तारों का निर्माण करते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से ही बना हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे पहला जो एटम बना है वह हाइड्रोजन और हीलियम ही बने हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में जो हमारे तारे हैं या आकाश गंगाएं हैं, इनका भी फॉर्मेशन ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से ही हुआ है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि तारों का केंद्रीय भाग पदार्थ के नाभिकीय संलयन के कारण अधिक गर्म हो गया। ये तो ठीक ही है, क्योंकि संलयन की प्रक्रिया होगी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और तारों से चमक निकलने लगी।
अर्थात जब संलयन की प्रक्रिया होगी तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रकाश की उत्पत्ति होगी और तारों के केंद्र में भारी पदार्थों का गठन होने लगेगा, क्योंकि जब हीलियम बनेगा हाइड्रोजन से तो हीलियम का जो वेट है यह हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है। फिर यहाँ पर बात हो रही है कि बिग बैंग की घटना के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात अर्थात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया है। अर्थात सौर मंडल का तात्पर्य है कि पूरा सूर्य और सूर्य के 8 ग्रह और उपग्रह अस्तित्व में आते हैं आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व, या हम यूं कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 10.5 अरब वर्ष पश्चात की यह घटना घटित है। फिर यहाँ पर है कि आज आकाश गंगाएं सुपर क्लस्टर के रूप में पुंजीभूत हुई हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि चूंकि सभी पिंड या सभी प्रकार का जो भी कॉन्सेप्ट था सब एक बिंदु में था, जब इसका विस्फोट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या यूं कहें फंडामेंटल पार्टिकल बने हैं। फंडामेंटल पार्टिकल आपस में मिलकर के कहीं न कहीं एटम बनाते हैं और एटम मिलकर के कहीं न कहीं परमाणु अणु बनाते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन है, हीलियम है या अन्य जो मटेरियल है सब बनते हैं, और इन्हीं के संघनन से फिर बाद में चल करके तारे बनते हैं, तारों से फिर गैलेक्सीज बनती हैं, और गैलेक्सी भी आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, सुपर क्लस्टर बनाते हैं। जब कई आकाश गंगाएं आपस में मिलती हैं उससे सुपर क्लस्टर बनता है। क्या बनता है? सुपर क्लस्टर बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज आकाश गंगाएं सुपर क्लस्टर के रूप में पुंजीभूत हैं, और ये पुंजीभूत आकाश गंगाएं एक दूसरे पुंज से लगभग 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अर्थात एक जो सुपर क्लस्टर है आकाश गंगा का, इसके सापेक्ष दूसरा जो क्लस्टर है आकाश गंगा का, इसके मध्य की जो डिस्टेंस है यह लगभग 100 to 400 मिलियन प्रकाश वर्ष है। आप सोच सकते हैं डिस्टेंस को यहाँ पर प्रकाश वर्ष में काउंट किया जा रहा है, वह भी मिलियन प्रकाश वर्ष में। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक सुपर क्लस्टर से दूसरे सुपर क्लस्टर के मध्य की दूरी कितनी है। आप इसी बात से अनुमान लगाइए कि जो सब कुछ मटेरियल एक बिंदु में था वह आज विस्तृत होकर के इतना विशाल हो गया है कि आप इमेजिन करिए कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और प्रति गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं, और ये सब मिला के 4% केवल हमारे यूनिवर्स का है। और यहाँ पर उसी का एक नमूना आप देखिए कि एक जो सुपर क्लस्टर की आकाशगंगा है, इससे दूसरे सुपर क्लस्टर की आकाशगंगा के मध्य की दूरी लगभग 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष है, जबकि एक सेकेंड में प्रकाश के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होती है यह लगभग 3.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अर्थात 3.8 किलोमीटर चलता है एक सेकेंड में प्रकाश। आप सोच सकते हैं कि इस गति से प्रकाश को एक वर्ष में कितना दूरी तय कर लेगा, और इस प्रकार से वह लगभग 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इतनी दूरी होती है एक सुपर क्लस्टर से दूसरे सुपर क्लस्टर के मध्य में। आपकी कल्पना से भी परे है यह डिस्टेंस। और इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत सुपर क्लस्टर विद्यमान हैं। फिर यहाँ पर है इनके मध्य का स्थान काला है, तो जो इनके मध्य का ये डिस्टेंस है यही हमारा क्या है, ब्लैक होल कहलाता है, या डार्क मटेरियल, डार्क एनर्जी कहलाती है। अपने निर्माण काल के समय से प्राप्त आवेग के कारण इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। तो जब विस्फोट हुआ है तो विस्फोट से इनके मध्य इतनी ऊर्जा विद्यमान है, अभी भी उसी ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ये लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल शुरू में ही ये एक दूसरे से दूर हुए हैं, वर्तमान में भी जितने भी खगोलीय पिंड हैं सब एक दूसरे से लगातार दूर ही होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा भी पृथ्वी से लगातार दूर ही हो रहा है। तो यह ध्यान में हमको रखना है, और यह एनर्जी इसको महाविस्फोट के दौरान ही सभी खगोलीय पिंडों को प्राप्त हो गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जो अगला सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, यह है इन्फ्लेशनरी थियरी, जिसको कहते हैं स्फीति का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया है? हमने पहले ही कहा है, एलन गुथ महोदय ने दिया है। यह थोड़ा एक अलग सिद्धांत है जिसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी थियरी। और वैसे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे पल्सेटिंग यूनिवर्स की थियरी है।
तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशनरी थियरी है ये क्या कहती है, जो एलन गुथ ने किया है 1980 में दिया है, इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए, ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान जो विजिबल पार्ट है, एक घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है। यद्यपि बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि उनकी कई मान्यताएं उभयनिष्ठ हैं, उनमें अंतर मात्र इस तथ्य से संबंधित है कि विशालकाय जो अग्निपिंड के विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटी हुई हैं, इसी में दोनों का डिफरेंस है। क्योंकि जो स्फीति सिद्धांत है कुछ और कहेगा और बिग बैंग की थ्योरी कुछ और कहेगी, बस शुरुआती का जो 1 सेकंड है इसी में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे कह रहा है कि स्फीति सिद्धांत के अनुसार विशालकाय जो अग्निपिंड है के जोरदार विस्फोट के बाद अति अल्पकाल में ब्रह्मांड का असाधारण त्वरित गति से फैलाव, जिसको कहते हैं रैपिड एक्सपेंशन और इन्फ्लेशन हुआ है, अर्थात बहुत तीव्र गति से इसका फैलाव हुआ है। और इस प्रक्रिया के दौरान 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही ब्रह्मांड के आकार में कई गुना वृद्धि हो गई है और बाद में काले पदार्थों के समूहन से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ है और इनके विस्फोट से जनित पदार्थों के समूहन से निर्मित पिंडों द्वारा तारों का निर्माण तथा तारों के विस्फोट से उत्पन्न पदार्थों के समूहन एवं संगठन से ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो यह एक प्रकार से आपकी स्फीति थियरी है। तो स्फीति और बिग बैंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बाद की घटनाएं लगभग सेम की हैं, शुरुआती घटना में थोड़ा सा डिफरेंस है। शुरुआती घटना जैसे बिग बैंग कहता है कि एक मटर के दाने से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व आया है, और यह उसके स्थान पे ले रहे हैं कि एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसमें विस्फोट हुआ है। और यहाँ पर मतलब 1 सेकेंड से पहले की घटनाओं में सिर्फ डिफरेंस है, उसके बाद की जो भी घटनाएं हैं दोनों सिद्धांतों की लगभग एक समान है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है सतत सृष्टि का सिद्धांत, जिसको कहते हैं स्टडी स्टेट की थियरी। स्टडी स्टेट की थियरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो बाई हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल के द्वारा किया गया है। इसको परफेक्ट कॉस्मोलॉजी प्रिंसिपल भी कहते हैं। यूनिवर्स इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, कहा जा रहा है कि यूनिवर्स जो है प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है। मास और एनर्जी आर नॉट कंजर्व एज द यूनिवर्स एक्सपेंड, कह रहा है कि यहाँ पर जो द्रव्यमान और ऊर्जा है इसका संरक्षण नहीं होता है जब ब्रह्मांड का एक्सपेंशन होता है तो। और न्यू मैटर जो है अर्थात नया पदार्थ लगातार बनते रहते हैं, जिससे मीन डेंसिटी द सेम एट द ऑल टाइम्स, जिससे जो हमारे ब्रह्मांड का औसत घनत्व है यह लगभग एक समान बना रहे। और इसी कारण से स्टडी स्टेट इज आल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी। यहाँ पर जो स्टडी स्टेट की थ्योरी है इसी का अल्टरनेट नाम है कंटिन्यूअस क्रिएशन की। यही जो ऊपर पॉइंट लिखा गया है इसी का एक्सपेंशन है नीचे, कि चूंकि पूरे ब्रह्मांड में लगातार प्रसार हो रहा है एवं कहीं विरल, इस प्रकार घनत्व में समानता नहीं है, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ वह विरल है वहाँ इतना विरल हो जाएगा कि ब्रह्मांड का या वस्तुओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इसलिए इस सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि हमारे ब्रह्मांड की मीन औसत घनत्व हमेशा एक जैसी रहती है। इसका यह परिणाम होता है कि हमारा ब्रह्मांड जहाँ विरल है वहाँ पर नए पदार्थ की उत्पत्ति सतत होती रहती है और इस प्रकार इसमें कंटिन्यूअस क्रिएशन होता रहता है। इसलिए इसे सतत निर्माण सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, यहाँ पर कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यहाँ पर लगातार मटेरियल इसलिए बना रहता है या मटेरियल की उत्पत्ति होती रहती है कि जिससे हमारा जो यूनिवर्स का मीन डेंसिटी है यह लगभग कांस्टेंट बनी रहे प्रत्येक स्थान पर। इसीलिए यहाँ पर जहाँ ब्रह्मांड विरल होता है वहाँ से नए मटेरियल की उत्पत्ति होती रहती है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। और इस प्रकार ब्रह्मांड फैलता जाएगा, कहाँ तक फैलेगा इस पर भी वैज्ञानिक चुप हैं, अर्थात इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन कहाँ तक होगा और वह नया पदार्थ कैसे उत्पन्न होता है, इस पर भी किसी भी प्रकार से कोई वैज्ञानिक मत हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिक इस पर आज भी शोध कर रहे हैं कि ऊर्जा से पदार्थ की उत्पत्ति की जा सकती है,
लेकिन आज तक यह वैज्ञानिक कम, दार्शनिक ज़्यादा है। ये तो कहने की बातें हैं कि जो पदार्थ की उत्पत्ति है यह ऊर्जा से की जा सकती है, लेकिन यह केवल कहने का विषय है। अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टडी स्टेट थ्योरी का संबंध किससे है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो हरमन बॉडी थॉमस गोल्ड माने जाते हैं, और इसी को हम लोग कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन की थ्योरी भी कहते हैं। अगर आपको ये तथ्य 3-4 पॉइंट याद हैं तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसी प्रकार अगला जो थ्योरी है इसको देख लेते हैं, जो है दोलन सिद्धांत, जिसको कहते हैं स्पंदन सिद्धांत, या इसी को कहते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो किसके द्वारा किया गया है? तो एलन संडेजा जी के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या है कि ब्रह्मांड बारी बारी से विस्तार और संकुचन होता है, यानी स्पंदित माना जाता है। ब्रह्मांड में फैलाव और संकुचन दोनों की प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, और वर्तमान में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। स्पंदन सिद्धांत के अनुसार यह संभव है कि एक निश्चित समय पर ब्रह्मांड के विस्तार को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से रोका जा सकता है। अर्थात अभी की स्थिति है कि ब्रह्मांड में प्रसार हो रहा है, और फिर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से इसकी जो वृद्धि है यह रुकेगी, अर्थात उसमें संकुचन भी संभव है, और वे फिर से अनुबंधित हो जाएंगे, अर्थात फिर से सभी मटेरियल एक ही बिंदु पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर यह जो स्थिति का सिद्धांत या यही कहता है कि एक बार ब्रह्मांड का प्रसार होता है, फिर ब्रह्मांड का संकुचन होता है। एक लोकप्रिय सिद्धांत जिसको कहते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो बताता है कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्र से गुजरता है। अर्थात पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को पहली बार 1948 में फ्रेड हॉयल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो जैसे एक बार ब्रह्मांड का प्रसार होता है, फिर ब्रह्मांड का सभी मटेरियल एक ही बिंदु पर आकर कंसंट्रेट हो जाए, और फिर ब्रह्मांड का प्रसार होगा, फिर सब एक ही बिंदु पर आकर के कंसंट्रेट हो जाएगा। तो यही है पल्सेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी, जो डॉक्टर एलन संडेजा जी के द्वारा दी गई थी, और पहली बार इसका प्रस्ताव किया गया था 1948 में फ्रेड हॉयल द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? फ्रेड हॉयल के द्वारा। ये तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में था। इसी प्रकार ब्रह्मांड का भविष्य क्या होगा, इस पर भी कुछ मत हैं, दो मत है। एक मत है जिसको कहते हैं बिग क्रंच का थ्योरी, और ऐसा माना जा रहा है कि ऊर्जा की समाप्ति के पश्चात पुनः सभी मटेरियल एक ही बिंदु पर आ जाएंगे, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति जिससे होती है उसका अंत भी उसी में हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है, और इसी को कहीं न कहीं यह जो पल्सेटिंग सिद्धांत यह वेरीफाई कर रहा है कि एक बार ब्रह्मांड का प्रसार होता है, तो फिर एक बार ब्रह्मांड का क्या होता है? संकुचन हो जाता है, जिसको कहते हैं अनुबंधित हो जाता है। एक ही बिंदु पर सभी मटेरियल फिर से केंद्रित हो जाते हैं। ये तब होगा जब उस पर्टिकुलर जो ब्रह्मांड में एनर्जी है, जब एनर्जी समाप्त हो जाएगी तो ऐसा होगा। एक तो सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत ये कह रहा है एक्सपेंशन टू बी फ्रोजन फ्यूचर, ब्रह्मांड का लगातार प्रसार होता रहेगा और अंततः वह विलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा। कहीं न कहीं जो सतत वृद्धि का सिद्धांत है या सतत सिद्धि का सिद्धांत है, इसी की यह पुष्टि कर रहा है। इसी का यह कह सकते हैं यह वर्जन है कि ब्रह्मांड का अंत में क्या हो जाएगा? यह ब्रह्मांड विलीन हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन होता रहेगा और अंत में यह विलीन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3-4 सिद्धांत हैं। एक तो जॉर्ज लेमेंटियर का है, बिग बैंग की थ्योरी। एक एलन संडेजा जी की है, दोलन स्फीति, जिसको कहते हैं पल्सेटिंग है। स्टडी स्टेट की थ्योरी भी है, जो हरमन बॉडी थॉमस गोल्ड की है। एक यहाँ पर स्फीति सिद्धांत भी है, और यह एलन गुथ की है। किसकी है? एलन गुथ की है। इस प्रकार से हमको कुछ सिद्धांत है जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। और यहाँ पर ब्रह्मांड का अंत क्या है यह भी हमको ध्यान में रखना है। एक है बिग क्रंच और एक है एक्सपेंसर टू बी फ्रोजन। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ पर हम विराम देते हैं, और हम लोग यूनिवर्स के अगले पार्ट को लेकर के अगले एपिसोड में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।